जनाब स्पीकर, जितना हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, उतना तो आप जानते ही नहीं हो। अभी खान साहब तो पहचानेगा कि ये क्या चीज है। अभी खान साहब को लग पता चलेगा कि ये क्या चीज है। जी, मैं भी इनको जानता हूं। जब ये इतने से थे, इतने से, जब कोने में खड़े होते थे और झिड़कियां खाते थे, मैं इनको तब से जानता हूं। मैं इनको भी जानता हूं, इनके बाबा को भी जानता हूं। ये मुझे क्या जानते हैं। वज़ीर आज़म को ISI को कहना चाहिए शाह महमूद का फोन स्टॉप करे। वो जब वो हमारा फॉरेन मिनिस्टर था तो दुनिया में कैंपेन करता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं, मुझे वज़ीर आज़म बना दो। यही तो वजह है कि इसको फारिग किया गया था वजारत से। ये बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की। मैंने 2013 में 2018 में तुम्हारी जबान से जब्त करके आया, बैठा हूं यहाँ। क्या बात कर रहे हैं आप। लिखी हुई 2-4 पर्चियां पढ़ा देते हैं बच्चे को, आके बच्चा ऑटो पे ऑन हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। अभी कुछ वक्त लगेगा बच्चा, कुछ वक्त लगेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। जो गुफ्तगू आपने सुनी, ये तो बिलावल साहब और जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान जो जुमलों का तबादला हुआ फ्लोर ऑफ द हाउस पे, ये मामूल की बात है। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान तकरार होती है, अपोजिशन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, और इससे बढ़कर हमने जो बजट इजलास था और फिर उसके बाद के इजलास थे, वहाँ पर जो माहौल हमने देखा, या इवन कल की बात कर लें, जो माहौल हमने कल देखा, तो ये अब रेगुलर मनाजिर हैं, ये रेगुलर बातें हैं जो हम फ्लोर ऑफ द हाउस पर देख रहे हैं। लेकिन आज का दिन गैर मामूली इसलिए था कि जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जो कि पार्लियामान को ज़्यादा इज़्ज़त नहीं बख्शते, लेकिन आज उन्होंने वो इज़्ज़त बख्शी, वो पार्लियामान में तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपना खिताब किया। अब कह लीजिए कि उस खिताब में कौन सी नई बात थी, तो शायद ये तलाश करना मुश्किल है, लेकिन जैसा कि वो हम सबको बार बार बता चुके हैं कि क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर का कॉन्सेप्ट वो लाए। आज उन्होंने जब इंतखाबी इस्लाहात बिल के हवाले से अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ना सिर्फ ये बल्कि जो रवा माह के आगाज़ में 21 बिल उजरत में मंजूर किए गए हैं, उन तमाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में खान साहब ये तमाम तर चीज़ें एड्रेस कर रहे थे। लेकिन मेन मकसद जो है वो इंतखाबी जो बिल है, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2020, जिसमें बहुत सारी नई चीज़ें हैं। एक तो गैर मुल्की पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देना है, जिस पर अपोजिशन अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के ज़रिए वोटिंग के अमल को शुरू करना। हुकूमत ने इस बजट में 5 अरब रुपए पहले ही मुख्तस कर दिए हैं, उस पर भी अपोजिशन बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये एतराज़ है, जो कि आज के प्रोग्राम में हमारी बहस भी रहेगी कि किस हद तक ये वैलिड है, कि वो ये पॉइंट उठा रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम जो देखते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत पैसे जाते हैं या दीगर मामलात हैं, वो तक लोगों को निकलवाने का नहीं पता, उन्हें किसी की मदद दरकार होती है, और उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। तो चूँकि तालीम का मेयार उतना नहीं है और लिटरेसी रेट ओवरऑल पाकिस्तान में इतना नहीं है, लिहाजा शफाफियत पर बहुत सारे सवालिया निशान उठ जाएंगे। फिर एक नुक्ता ये भी है कि वो तमाम तर ममालिक जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जैसा कि अमेरिका की मिसाल दी जाती है, तो आया क्या वहाँ पर हमने देखा कि इसमें शफाफियत आई, वहाँ पर भी धांधली के इल्ज़ामात लगे, नताइज को तस्लीम नहीं किया गया। नॉट टू फॉरगेट, पाकिस्तान में ख़ुद जो एक RTS सिस्टम था, वो 2018 के इलेक्शंस में जिस तरह से बैठ गया, उसकी तहकीकात आज तक नहीं हो पाई, और वो अपोजिशन अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। तो ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त हुकूमत का मानना है कि वो शफाफियत के लिए तमाम तर काम कर रहे हैं। अपोजिशन का ये मानना है कि ये मैलाफाइड इंटेंशन है इनकी, और चूँकि शायद इनको लगता है कि अब पाकिस्तान से इनको वोट नहीं मिलेगा, तो लिहाजा ये अब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के वोट लेना चाहते हैं। फिर एक नुक्ता ये भी है कि जो बाहर के ममालिक में मुकीम लोग हैं, उनको वहाँ की सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। वो दूर बैठकर पाकिस्तान की सियासत को नहीं समझते, और अगर किसी ने वोट कास्ट करना है और ज़्यादा दिलचस्पी है पाकिस्तान की सियासत में, तो पाकिस्तान आए इलेक्शंस में और अपना वोट कास्ट करे। ये तमाम तर चीज़ें हैं, मुख्तलिफ सवालात हैं जो यहाँ पर उठते हैं। मैं चाहूँगा कि हम इस सारे मामले पर जो ऐवान में मामलात चल रहे हैं, स्पीकर के हवाले से, कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं, या जिस तरह से जो रवैये इख्तियार किए जा रहे हैं, जो अपोजिशन के गिले शिकवे हैं, इस सारी सूरत हाल पर हम आज के प्रोग्राम में बात करें। और कुछ जिक्र हम करेंगे जो चीन के हवाले से कल वज़ीर आज़म साहब का इंटरव्यू था, और खान साहब के जो अहम बयानात थे, जिसमें उन्होंने ये वाज़े किया कि किसी भी दबाव की सूरत में चीन से हमारे ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। तो इंटरनेशनल मीडिया पे फोकस है, वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं,
और खुलकर बातें कर रहे हैं। मैं चाहूँगा ज़रा कुछ बात हम उस पर भी करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं नसीम सिद्दीकी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ताहिर मलिक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार। ताहिर मलिक साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। सबसे पहले मेरे ख्याल से आगाज़ हम कर लेते हैं, चूँकि हाई इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इमरान खान साहब का एड्रेस है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। कैसे देखते हैं आज उन्होंने ये इज़्ज़त बख्शी पार्लियामान को, वो तशरीफ़ लाए, अपोजिशन ने सुनी उनकी बातें, फॉर अ चेंज कितना अच्छा है ये बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि जब ये असम्बली वजूद में आई थी तो इमरान खान साहब ने एक तकरीर की और उस तकरीर के दरमियान जो हुल्लड़बाजी हुई और अपोजिशन ने जिस तरह उन्हें तकरीर ना करने दी, तो उससे भी उनका वो जो मोमेंटम था या पार्लियामेंट में दिलचस्पी ये कमज़ोर हुई। तो ये बहुत अच्छा है कि आज जब अपोजिशन लीडर तकरीर करे तो हुकूमती बेंचेस को सुनना चाहिए और कायदे ईवान जो वज़ीर आज़म है इस वक्त इमरान खान साहब, उनकी तकरीर जो है उन्हें मुकम्मल करने दी जाए। तो पार्लियामेंट का मकसद एक हेल्दी डिबेट होती है, पॉलिसीज फॉर्मुलेट होती हैं उस डिबेट के बाद। तो अगर आप डिबेट ही वहाँ मकालमा ही ना हो, एक दूसरे की बात सुनने का ही आप में हौसला ना हो, तो फिर वहाँ जाहिर है कि पॉलिसी क्या बनेगी। इस वक्त जो गवर्नमेंट ने, जाहिर है कि बजट एक इम्पॉर्टेंट, साल के पार्लिमानी कैलेंडर में सबसे अहम चीज़ बजट होगी। किस तरह के टैक्सेस का नफाज होगा, बैंकों की शरह सूद क्या होगी, किस सेक्टर के लिए कितने रुपए मुख्तस किए गए हैं, तरक्याती अखराजात के साथ तक हैं, ये तमाम चीज़ों का तखमीना और एस्टीमेट बजट का हिस्सा होता है। तो हुकूमत ने बजट को ना सिर्फ मंजूर कराया बल्कि उसके ऊपर पॉलिसी स्टेटमेंट भी दी और अपोजिशन ने एतराज़ भी किया। तो इस तरह अगर चले, मेरा ख्याल से कि जो स्पीकर ने पिछले इजलासों में जो हुल्लड़बाजी हुई और नाखुशगवार वाक़े हुए और तशद्दुद और गाली गलौज तक गया, उसके बाद जो सस्पेंड किए हैं ये उन्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। और इस सस्पेंशन के बाद मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों में ये पुख्तगी आई है कि ईवान को चलना चाहिए, अपोजिशन का काम अपोजिशन करना है, गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट करना है, लेकिन ईवान की कार्रवाई में तातुल नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही है, ईवान की कार्रवाई में तातुल नहीं आना चाहिए, लेकिन ये तातुल हम बार बार देखते हैं। ब्रिगेड साहब, आप कैसे देख रहे हैं सर? और अब मैं, क्या नई चीज़ आपको लगी आज खान साहब की तकरीर में? अगर मैं आपसे पूछूं, क्या नई बात उन्होंने की, वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे तशरीफ़ लाए, कुछ है ऐसा जो की पॉइंट्स हैं या हाईलाइट है उनकी तकरीर की आज? मेरा ख्याल ये है कि जो पार्लिमानी रवायात के तहत जो चीज़ है उसको तो ताहिर साहब ने बड़ा एक्सप्लेन किया है कि जी हुकूमत का काम क्या है, अपोजिशन का काम क्या, और ये एक हेल्दी चीज़ होती है जब आप कायदे अवान को सुने या कायदे इख्तिलाफ को सुने या मुख्तलिफ लोगों को जो वो पॉइंट दे रहे होते हैं उनको सुने और उनको डिबेट करें। तो ये एक आज जो कुछ हुआ है और इससे पहले जो कुछ हुआ था उससे तो आप कह सकते हैं कि एक नई बात है कि वहाँ पे कोई हुल्लड़बाजी नहीं हुई, कोई ज़्यादातर शोर शराबा नहीं हुआ और जो कुछ भी प्राइम मिनिस्टर ने कहना था वो उन्होंने कहा। अब दूसरी बात आप जो फरमा रहे हैं वो ये है कि आज जो नई बात थी, तो मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में, चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो अपोजिशन हो, सियासी सिस्टम के अंदर एक फेयर इलेक्शन होल्ड करना और उस इलेक्शन पे सवालात का ना उठना। अब सवाल तो हमेशा, जैसे आपने कहा, अमेरिका में भी उठते हैं, क्योंकि आपको याद है जब बुश दूसरी दफ़ा इलेक्ट हुआ था और वो जो उसका कंटेस्ट हो गया था, फिर वो इलेक्ट हुआ था, तो वहाँ पे बहुत सारे सवालात वहाँ पे अदलिया के ऊपर भी उठे थे और बहुत सारी चीज़ों पे उठे थे। ये सवालात तो उठते रहेंगे, लेकिन एक होता है कि मैसिव सवालात उठे, बहुत ज़्यादा अपना एक चीज़ हो, और एक हो माइनर तरीक़ाकार से, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी में ना तो मशीनें 100% परफेक्ट काम करती है, ना इंसान 100% परफेक्ट काम करता है। तो चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन, ज़रूरत इस अमर की है कि आप इंतखाबात जो पाकिस्तान में हर दफ़ा डिबेटेबल रहे हैं और उसमें कोई शक भी नहीं रहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रही हैं जिनको जो हुकूमत आ जाती थी वो कहती थी फेयर है, जो अपोजिशन होती थी वो कहती थी मनूवर्ड इलेक्शन हुए, तो उनके अंदर शफाफियत देके आई है। और इसके लिए जो भी आप काम करेंगे, चाहे वो हुकूमत करेगी चाहे वो अपोजिशन, वो एक नई बात ही होगी, क्योंकि या तो आप डॉगमेटिक तरीके से उन्हीं रूल्स पे, उन्हीं असूलों पे, उन्हीं सिस्टम पे चलते रहे जो पिछले 70 साल से आप चलते आ रहे हैं,
अगर आप उसको तब्दील करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली करें, चाहे वो आप हल्का बंदियां करके करें, चाहे वो आप रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टीज के तहत करें, क्या आप उसको वोट, इतने वोट लेने जरूरी हैं उस क्लॉज के तहत। बिल्कुल सही ब्रिगेड साहब, विल गेट देयर। आपका पॉइंट आ गया सर। मैं ज़रा नसीम सिद्दीकी साहब की जाने बढ़ूंगा। मैं इंतखाबात के मामले पर तो आएंगे, पर सर मैं प्योरली यहाँ पर बात करना चाह रहा हूँ इमरान खान साहब, क्योंकि ये रिवायत नहीं है। माजी में भी जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे बहुत कम तशरीफ़ लाते थे। अब भी हम देखते हैं खान साहब ने आने का कहा लेकिन वो तशरीफ़ नहीं लाते, और बड़ा कभी कभी लेकर आते हैं। तो बड़ा कितनी खुशगवार बात होती है कि वो तशरीफ़ लाएं और फिर खिताब भी करें और खामोशी से खिताब सुना भी जाए। मसला ये है कि अपना जब भी आपने देखा कि असम्बली का इजलास होता है और जब वहाँ पे तकारीर हो रही होती हैं, बेशक लीडर ऑफ दी अपोजिशन की तरफ से हो या लीडर ऑफ द हाउस की तरफ से हो, बड़ी दानिश्वरी की बातें हो रही होती, लगता है कि बड़ा अरस्तू बातें कर रहा है, रूमी के कोट दिए जा रहे होते हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म की शेर व शायरी कर रहे होते हैं। लेकिन जब अमल का वक्त होता है तो इन लोगों के क्या रवैये होते हैं। आपने देखा कि किस तरह गालम गलौच होती है। ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये आवाम और जो दूसरे लोग हैं वो इनको जब असम्बली में भेजते हैं तो अपने मसाइल के हल के लिए भेजते हैं, ना कि इनकी आपस की लड़ाइयाँ। आज आपने जिस तरह देखा कि बिलावल साहब बातें कर रहे थे, बिलावल की उम्र अभी कम है, इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं है, उनको आपने चेयरमैन ऑफ द पार्टी बना दिया, जबकि बहुत सारे बेहतरीन किस्म के सियासतदान पीपल्स पार्टी में मौजूद हैं। वो जिस तरह हाइपर हो जाते हैं और जिस तरह बात करते हैं तो क्या मैसेज आता है। उन्होंने कहा हमारा वज़ीर ख़ारजा था। भाई हमारा तुम्हारा वज़ीर ख़ारजा क्या, जो भी होता है वो पाकिस्तान का होता है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता है, पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा होता है। लेकिन हुकूमत तो उनकी जमात लेकिन मिरास तो नहीं होती ना कि वो कहीं, लेकिन हुकूमत तो सर उनकी जमात, हुकूमत बेशक उनकी हो लेकिन उनकी मिरास तो नहीं कि मेरा वज़ीर ख़ारजा। ये कह सकते हैं कि हमारे दौर में जो है ये वज़ीर ख़ारजा थे। और फिर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब माशाल्लाह बड़े सेंसिबल हैं, बड़ी उम्र रसीदा भी हैं बिलावल के मुकाबले में, उनको आगे से जवाबदेही नहीं करनी चाहिए थी। मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि ये जो कुछ टीवी पे हो रहा था ये हमारे बच्चे भी देख रहे होते हैं, वो इससे क्या मैसेज लेंगे, इंटरनेशनली क्या मैसेज जाएगा। इमरान खान साहब ने जिस तरह कहा था कि वो बरतानिया की तर्ज के ऊपर आके सवालों के जवाब दिए करेंगे, तो वो तो असेंबली में बड़ी मुश्किल से आते हैं। जब कोई सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसमें वज़ीर आज़म की तकरीर लाजमी होती है, उसमें वो आते हैं और उसमें भी आके जो वो स्पीकर वो बात कर रहा होता है कि जी जब वो तकरीर करेंगे तो आपने शोर नहीं मचाना। ये तो दुनिया में जब भी आप देखते हैं कि कोई तकारीर कर रहा होता तो अपोजिशन शोर होगा कर रही होती है। जब आप अमेरिका को क्लियर कट जवाब देते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, तो फिर आपको डरना नहीं चाहिए कि अपोजिशन वाले शोर शराबा करेंगे या आवाज़ें कसेंगे। आप तो एक दलेर आदमी है, आपने हमेशा दलेरी के साथ हर किसी का मुकाबला किया, भले वो क्रिकेट के मैदान थे या सियासी मैदान। 22 साल आपकी स्ट्रगल है, आपको कौमी असम्बली में आके अपना सारा जो भी पाकिस्तान के लिए आप कर रहे हैं बताना चाहिए, क्योंकि असेंबली ही वो फोरम है, पार्लियामेंट ही वो फोरम है जहाँ से सारे लॉज निकलते हैं और वहीं पे सारी डिस्कशंस होनी चाहिए। मुझे तो एक बात और बहुत अजीब लगती है, जब हम पार्लियामेंट में जाते हैं और स्पीकर ने इजलास बुलाया होता है, उसी टाइम पे हुकूमती अरकान के इजलास भी बुलाए होते हैं वज़ीर आज़म ने, और अपोजिशन लीडर ने अपने इजलास बुलाए होते हैं। यानी कि ये पार्लियामेंट की तौकीर है, ये पार्लियामेंट की तौकीर है कि वो अपने अपने इजलास उस वक्त कर रहे होते हैं। सो देयर इज़ अ क्लियर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो हम इस सारे मामले में देखते हैं। लेकिन पार्लियामान और उसका जो तकद्दुस है वो क्वेश्चनेबल ज़रूर रहता है कि वो पामाल हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है, क्या सिर्फ हुकूमत है, अपोजिशन है, सभी जमात। द क्वेश्चन रिमेंस। एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आकर हम अब बात करेंगे इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2020 की, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्यों होने चाहिए और क्यों नहीं होने चाहिए, इस पर बात करते हैं, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। ताहिर मलिक साहब, थोड़ी सी बात अब कर लेते हैं जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल है। एक तो जिस तरह रवा माह के आगाज़ में 21 बिल इंतहाई उजरत में इन्होंने मंजूर करा लिए थे, अब उसमें ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चनेबल था ये जो इलेक्शन एक्ट का बिल है। इस पर कौमी असम्बली से तो करा लिया, सेनेट में अपोजिशन कहती है हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। आप डायलॉग किए बगैर, इंगेज किए बगैर अपोजिशन को किस तरह से ख़ुद से ही फैसला कर सकते हैं कि क्या चीज़ शफाफियत लेकर आए, क्या चीज़ मसले का हल है, और ये तो ज़्यादती है कि आप अपोजिशन को बिल्कुल इंगेज ना करें या उनकी तमाम बातों को ओवररूल कर दें।
मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक ये जो आपने सवाल किया है इसमें खुद ही जवाब दे दिया, लेकिन कानून साजी के लिए पहले आपको कंसेंसस बिल्ड करना होता है। बदकिस्मती से जो महाजराई पोलराइजेशन है उसके अंदर हमें दोनों फरीकैन की तरफ से एक बहुत बड़ा गैप है, ट्रस्ट डेफिसिट है। अब हाउस को चलाने के लिए कायदे ईवान और अपोजिशन लीडर दोनों की मुलाकातें भी ज़रूरी हैं, और डिफरेंट फोरम्स हैं जहाँ स्पीकर का फोरम भी है, कमेटीज हैं पार्लिमानी अमूर की वहाँ भी है, लेकिन हमें कहीं पे भी वो मुशावरत कंसेंसस बिल्ड करता हुआ दिखाई नहीं देता। दूसरा ये कि आईनी इदारे हैं, आइन के तहत आप तरमीम का तरीका मौजूद है, लेकिन इलेक्शन कराना जिन आईनी इदारों की जिम्मेदारी है वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि आप ये जो तरमीम करने जा रहे हैं उसमें उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। तो इलेक्शन कमीशन मेरी मुराद है। तो हमने ये देखा माजी में कि अगर आप पड़ोसी मुल्क इंडिया या बांग्लादेश को देखें तो वहाँ इलेक्शन कमीशन आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है, और हमारी हर सियासी जमात बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा है कि हम इलेक्शन कमीशन को मजीद बाइख्तियार बनाएंगे, मजीद खुद मुख्तार बनाएंगे, लेकिन वो जो आइन में दर्ज पहले से चीज़ें हैं उसकी भी अगर वो पर काट रहे हैं तो ये बदकिस्मती की बात है। तीसरा जो उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है, अगर ये बिल कोर्ट में चला जाता है तो अदालत इसको देखेगी कि ये बिल कहीं आइन से मुतसादिम तो नहीं, क्या इसके अंदर जो तरीक़ाकार है वो आइनी इदारों से मुताबिकत रखता है तो नहीं, तो गवर्नमेंट के लिए एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। और मैं ये भी बता दूं कि ज़्यादातर जो कानून साजी हुई है वो मुशावरत से, कंसेंसस से नहीं, बल्कि ऑर्डिनेंस के जरिए हुई है, सोलो फ्लाइट के जरिए। और जो ऑर्डिनेंस बहुत सारे, और जस्टिस फायज ईसा केस में जो ऐवान सदर ने ऑर्डिनेंस जारी किए, जो केसेस फाइल किए, वहाँ भी हुकूमत को सबकी का सामना करना पड़ा है। तो अब ये है कि हुकूमत की जो मेरी गैर मुसद्दका इतलात हैं वो ये कि अटार्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर और पार्लिमानी अमूर के जो वजीर हैं बाबर अवान जी मुशीर है, वो लीगल टीम जो गवर्नमेंट की है उसके अंदर भी एक कंसेंसस नहीं है। और पिछले इजलास में ये फैसला हुआ है कि हम इलेक्शन कमीशन से भी रब्ता करेंगे, सियासी जमातों से भी रब्ता करेंगे, इलेक्शन कमीशन को खत भी लिखेंगे। लेकिन आज की अखबार में ये खबर है कि जो अपोजिशन कह रही है कि अभी तक किसी कमेटी के जरिए या स्पीकर ऑफिस के जरिए हमसे इस बिल के लिए नहीं किया गया रब्ता। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि इंतखाबी इस्लाहात जो मौसर हैं उसमें सिर्फ ये एक एजेंडा है ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट देने का। इसके अलावा बेशुमार इंतखाबी इस्लाहात हैं कि जो हमें करनी चाहिए, क्योंकि लोगों का पार्लिमानी इदारों पे ट्रस्ट खत्म हो रहा है। ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है? एक तो पैसे का इस्तेमाल, सबको पता है कि इंतखाबात में जो खर्चे की हद मुकर्रर है उसकी खिलाफ वर्जी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में होती है, बिल्कुल ऐसे। और इलेक्शन कमीशन उसका नोटिस नहीं लेता। वो सारा मैकेनिज्म हर पार्टी के उम्मीदवार, अभी कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ करोड़ों रुपए अखराजात वहाँ खर्च हो रहे हैं। तो इसी तरह दूसरी विमेन सीट्स के हवाले से, ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से और टेक्नोक्रेट्स की सीट्स के हवाले से ये सारी जो इस्लाहात हैं, और लोकल बॉडीज हमारे यहाँ बल्दियाती इदारे गैर फाल हैं। अदलिया ने एक फैसला दिया कि इस हुकूमत में आने के बाद उन अदालत बल्दियाती इदारों को, लोकल बॉडीज को, मेयर को, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को इन्होंने सस्पेंड कर दिया, उन्होंने बहाल कर दिए। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। जो बल्दियाती इदारों का कैलेंडर है इंतखाबात का, वो गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही। माजी में हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी बल्दियाती इंतखाबात कराने पे, तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुए। अब भी हुकूमत का कोई इंटरेस्ट नहीं। तो सिर्फ एक इंतखाबी इस्लाहात ओवरसीज पाकिस्तानी की वोट देने की नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी इंतखाबी इस्लाहात है। ठीक है, तो बहुत कुछ है जिसको करने की जरूरत है, लेकिन वो यकीनन नहीं हो रहा। राइटली पॉइंटेड सर। ब्रिगेड साहब, आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात है। और मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में जो कुछ बातें रेज़ की, जो कंसर्न्स हैं अपोजिशन के, उनमें किस हद तक आप वज़न देखते हैं? अगर वो कह रहे हैं कि लिटरेसी रेट नहीं है, लोग इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे, ये तो ATM से पैसे नहीं निकलवा सकते, किसी की हेल्प दरकार होती है, तो वो किस तरह से शफाफियत रहेगी? फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको वोट का हक अगर आपने देना है तो उस पर एक नुकता जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, ये है कि वहाँ जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ की सियासत पर फोकस करें। बरतानिया हो, अमेरिका हो, वहाँ पर अपनी नुमाइंदगी पार्लियामान में ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, ना कि पाकिस्तान की सियासत में ज़्यादा दिलचस्पी ले। किस हद तक वज़न है इन नुकतों? आपने आखिर में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हिसाब से बात की है,
तो वो तो यहाँ पे वो फिर ये भी लॉजिक लेंगे कि हम बाहर जा रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, तो जो पैसा हम करवाते हैं वो बाहर के बैंकों में रखेंगे, फिर पाकिस्तान नहीं भेजते। तो आपकी बिल में बहुत सारा पैसा, आपकी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जो पैसा भेजते हैं यहाँ पे, उसके ज़रिए आता है। तो अगर वो इतना अपनी ट्रस्ट करते हैं आपकी हुकूमत पे, चाहे कोई भी हुकूमत हो, लेकिन उनकी कॉन्टीन्यूटी नहीं रुकती, उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, तो उसमें क्या हर्ज है अगर आप उनको इलेक्शन का या उनको आप वोट डालने का हक दे दें। आखिर हैं तो पाकिस्तानी, अब नायकॉब भी तो उनका बनाते हैं ना, या तो नायकॉब उनका बनाना ख़त्म कर दें, उनको कहते हैं आप बाहर रहे हैं, बस अब आप बाहर हैं, आपकी शहरियत बाहर की। लेकिन बहुत सारे ममालिक के साथ आपका ड्यूल नेशनलिटी का एक एग्रीमेंट चल रहा है, तो इसका मतलब पाकिस्तान के भी नेशनल है, उसके अलावा मुल्क के भी नेशनल हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पे कोई हर्ज नहीं है अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट काट दिया जाए, और दुनिया में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है, मुझे शहबाज शरीफ साहब की एक सजेशन पसंद आई है जो उन्होंने दी है कि जी आप नंबर ऑफ़ सीट्स जिस तरह आपने वुमेन के लिए किया वो आप उनके लिए अपना मुख्तस कर दें कि इन चीज़ों में वो हिस्सा ले, इन सीटों पे वो हिस्सा ले सकेंगे। अब ये चीज़ें उस वक्त चलेंगी जैसे बातचीत होगी। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो दुनिया में हो नहीं सकती या जो इम्पॉसिबल, हर चीज़ हो सकती है, लेकिन होने के लिए एक का लेजिस्लेशन का, और लेजिस्लेशन थ्रू डायलॉग, नॉट लेजिस्लेशन थ्रू ऑर्डिनेंसेस। क्योंकि एक आदमी का या एक साइड का अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेंगे तो वो फिर उस चीज़ की मुनाफी करेगा जिसको आप, क्योंकि इलेक्शन बुनियादी तौर पे तो एक सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है जिसके तहत आप होल्ड कर रहे हैं ना, तो वही सिस्टम जो जमहूरियत का वो आपको क्या कहता है कि आप जो भी लेजिस्लेशन करें उसमें चाहे गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों की इनपुट शामिल होनी चाहिए। तो बात एक बुनियादी है, अगर कोई बुनियादी बात समझ ले तो वो उसमें फिर अपोजिशन और गवर्नमेंट की तफरीक है वो ख़त्म हो जाती है। और बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन हुए हैं, जिस तरीक़ाकार से भी हुए हैं, उनके ऊपर सवालात उठे, और वो सवाल जो अपोजिशन किसी ज़माने में हुकूमत में थी उसने भी उठाए, और अब जो किसी ज़माने में हुकूमत थी और अपोजिशन में है वो भी उठा रहे हैं। तो ये तो फिर दोनों की जिम्मेदारी बनती है ना कि बाकी इख्तलाफात साइड पे रख के आप मूव फॉरवर्ड करें। आपने कहा कि जैसे आपने उन्होंने एक ऑब्जेक्शन उठाया कि लोग ATM नहीं यूज़ करते, तो मेरा तो ख्याल ये है कि पाकिस्तान में अब ATM यूज़ करने का वो सिस्टम नहीं रहा या वो परसेंटेज नहीं रही जो आज से पहले थी। आज तो आपके 75% पॉपुलेशन ATM यूज़ कर रही है। हाँ, सिंध के कुछ ऐसे इलाकों में, बहुत रिमोट एरियाज में ये प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए फिर आपके पास मीडिया है, आपके पास सिलेक्शन सिस्टम है, एजुकेशन का तरीक़ाकार है, तो होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ करने के लिए अरसनान एक विल चाहिए होती। आपने सोचना ये है कि क्या वो विल एग्जिस्ट कर रही है। There is nothing impossible in the world, let me tell you। आजकल की टेक्नोलॉजिकल दुनिया में और मीडिया की दुनिया में कोई इम्पॉसिबल नहीं है, सिर्फ आपके अंदर विल होनी। अब वो विल हुकूमत में भी होनी चाहिए, वो विल अपोजिशन में, और वो विल होनी चाहिए कि आप आने वाले दिनों में सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं। अगर तो आप कोई भी सिस्टम को अपने इंटरेस्ट के लिए मैनिपुलेट करना चाहते हैं, फिर तो आप यकीन करें कि अगले इलेक्शन में भी यही सवाल उठेंगे जो आज आप उठा रहे हैं और जो बिल्कुल सही लोग उठाते रहे। तो वो विल का फुकदान मुझे नजर आ रहा है, और बहुत बुरे, और वो विल का फुकदान इलेक्शन कमीशन के अंदर भी है, विल का फुकदान हुकूमत के, आप जो सभी स्टेक होल्डर्स में है। यकीनन अगर सब स्टेक होल्डर्स में फुकदान ना हो तो मामला अफ़ाम तफ़हीम से हल हो जाए। नसीम सिद्दीकी साहब, यू हैव लिव्ड एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी, नाउ यू लिविंग इन पाकिस्तान। ये बात कहते हैं कि वहाँ बैठे हुए लोगों को समझ नहीं है पाकिस्तान की सियासत की। आप तो सहाफ़ी रहे तो यकीनन खबर पर नज़र रहती थी, लेकिन एक आम आदमी कितना समझता है पाकिस्तान की सियासत को जो बरतानिया, अमेरिका या किसी भी और मुल्क में बैठा हो? अरसलान कहते हैं ना कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनको पाकिस्तान की खबर नहीं, उनको नहीं पता पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जितना ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको पाकिस्तान के बारे में पता है ना, शायद जो पाकिस्तान में रह रहे होते हैं उनको नहीं पता था। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हम TV देख रहे होते थे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा TV जो है वो हमारे जो चैनल्स हैं वो देखे जाते हैं। जो पुराने लोग हैं, ओल्ड एज लोग हैं, ज़्यादातर पाकिस्तानी TV देखते हैं वहाँ पर रहते हुए भी। और वो मैं फ़ोन करता था पाकिस्तान कि लाहौर में धमाका हो गया, तो मैंने फ़ौरन फ़ोन करना है कि यार वो अपना भाईजान सब घर में खैरियत है। वो कह रहे हैं क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा यार वो लिबर्टी मार्केट में धमाका हो गया। कह रहे अच्छा हमें तो नहीं पता।
उनको हम बताते थे। दूसरा, जो ओवरसीज रह रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि पुप्पी की बेटी की शादी कब होनी है, खाला का बेटा मैट्रिक कब पास करेगा, उसको कितने पैसे भेजने, वो पूरी तरह इन्वॉल्व होते हैं। ये जो पैसे भेजे जाते हैं ये किस लिए भेजे जाते हैं? ये अपनी जो फैमिली है उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। उन्हें पता होता है कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई है, ज़्यादा पैसे भेजने, किसकी शादी है, किसकी मरग है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ओवरसीज़ की इतनी बात की जाती है, इमरान खान साहब भी बहुत दफ़ा कहते हैं कि ये बहुत ज़र मुबादला आ रहा है, रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन ओवरसीज़ एक बात की बहुत शिकायत करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे साथ एयरपोर्ट्स पे पाकिस्तान में सलूक क्या होता है। जब हम आते हैं, जो हम भेजने वाले हैं, आप हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, और जब हम पाकिस्तान आते हैं तो हमारे साथ क्या सलूक होता है। अभी भी मुझे सोशल मीडिया पे अनवर बंगश साहब कोई बोट्सवाना से थे, उन्होंने मैसेज किया कि आप प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पहुँचाएँ कि जब हम लोग पाकिस्तान आते हैं, छोटा सा टीवी भी अगर घर वालों के लिए ले आए तो इतनी कस्टम ड्यूटी लगाते थे। मतलब कहने की है कि उनकी रिजर्वेशंस हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपके सवाल की तरफ आ जाते हैं, वोटिंग की तरफ। वोटिंग होनी चाहिए बिल्कुल, जो पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। अच्छा, इसमें दो किस्म की कैटेगरीज है अरसलान। एक वो है जिनके पास डुअल नेशनलिटी है, और एक वो है जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। वो 20-20, 30-30 साल से मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, इन कंट्रीज़ में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास दूसरी नेशनलिटी नहीं है। एक तो इसमें डिफ्रेंशिएट किया जाए कि अगर कोई बरतानवी पार्लियामेंट के इलेक्शंस में हिस्सा ले रहा है तो फिर उसको शायद पाकिस्तान के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तो उनको राय हक तो मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आ रही है, इंटरनेट के थ्रू है, हमारी बहुत सारी लेबर क्लास है, आधे से ज़्यादा जो हमारे ओवरसीज़ हैं वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ या दूसरे खलीजी ममालिक में या सऊदी अरब में। आप उनको कहाँ इतना ट्रेंड करेंगे? अभी एटीएम की बात हो रही थी, अभी आप गाँव की तरफ चले जाएँ, एटीएम में 4-4 लोग घुसे हुए होते हैं और एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि किस तरह पैसे निकाल लें, कौन सा बटन दबाना है। तो हमारा, मेरा ख्याल है, मुल्क इस वक्त ये ईवीएम वगैरह का मुतम्मिल नहीं हो सकता। जैसे आपने इंट्रो में बताया था कि आरटीएस बैठ गई, बल्कि यही बात हमारी एक मीटिंग थी, एक ट्रेनिंग थी, उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि जब आरटीएस का जिक्र हुआ तो मैंने इन लोगों से कहा कि क्या आपने इलेक्शन से पहले जो है इसकी कोई तैयारी की है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा तो ये तो सिस्टम बैठ जाएगा, और वही हुआ कि सिस्टम बैठ गया। तो इस तरह तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जिन पे क्वेश्चंस हैं। 2 क्वेश्चंस बजाएं अपनी जगह पे। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर तीनों मेहमानों से कमेंट लेंगे जो इस वक्त चीन के हवाले से हालिया स्टेटमेंट्स आए हैं खान साहब के, उस पर ज़रा कमेंट लेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। ताहिर मलिक साहब, खान साहब के इंटरव्यूज़ हों, चाहे वो बाहर किसी इदारे को दे रहे हों, पड़ोसी मुल्क चीन को दे रहे हों, ये तमाम तर चीज़ें, इनमें तेज़ी हम देख रहे हैं, और ये यकीनन एक स्ट्रैटेजी होगी, एक सोची समझी चीज़ होगी। जब खान साहब ने फरमाया किसी भी दबाव की सूरत में चीन से ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे, कैसे देखते हैं इसे आप? एक तो मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट के सिलसिले में सिर्फ एक लाइन में कमेंट कि जब आप वोटर में बैसियत वोटर वोट कर रहे हैं तो फिर आपको इंतखाबात में हिस्सा लेने की भी इजाज़त होनी चाहिए। अगर आप वोट देने के अहल हैं तो फिर इलेक्शन लड़ने के भी अहल हैं। तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानी पे आपने पाबंदी लगाई हुई है कि वो यहाँ इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। अब जो आपका सवाल है चाइना से मुतालिक, ये बड़ी अच्छी बात है कि फॉरेन मीडिया को इंटरव्यू देने चाहिए। वजीर आजम इमरान खान साहब को महीने में 2 इंटरव्यू कम अज कम जरूर देना चाहिए। देखिए, वो पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा है, पढ़े लिखे आदमी है, पाकिस्तान को बेहतर अंदाज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो बात है, इस वक्त एक न्यू कोल्ड वार जो बाइडन ने और जो यूरोप और अमेरिका में जो समिट हुए हैं, वहाँ ये अज़म दोहराया कि नई सर्द जंग है जिसमें अमेरिका और चाइना के जो ताल्लुकात होंगे उसको उन्होंने सर्द जंग से तशबीह दी है। और अमेरिका ने एक इत्तेहाद ऐसा भी बनाया जिसमें चाइना के खिलाफ जिसका इंडिया रुकन है। तो ये बड़ा जरूरी था कि हम इस अज़्म को देखें। वर्ल्ड इज फुल ऑफ न्यू एंड ब्रेव अपॉर्चुनिटीज, लेकिन हमने अमेरिका से भी ताल्लुकात अच्छे रखने हैं, कन्फ्रंटेशन नहीं करनी। लेकिन चीन से जिस सतह पे हमारे ताल्लुकात हैं वो हमारी तरजीहात में शामिल है, उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और यही फॉरेन पॉलिसी का एक चैलेंज होता है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान
इस काबिल है कि वो इस चैलेंज को बखूबी निभा सकता है। माजी में भी हमने देखा, हमने अमेरिका का साथ दिया, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी अपना परस्यू किया, चीन का साथ दिया, और उस चीन के साथ जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट थे उन्हें भी हमने वसअत दी मुख्तलिफ ताल्लुकात को। तो देखिए, जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो फॉरेन पॉलिसी मल्टी डायमेंशनल होती है, सिंगल डायमेंशन नहीं होती। और इसकी बुनियाद बिल्कुल सही मलिक साहब, अली भुट्टो जब वज़ीर खारजा थे उन्होंने अपनी किताब मिथ्स ऑफ इंडिपेंडेंस में ये थ्योरी दी थी बायलैटरलिज्म की, कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद बायलैटरलिज्म पे चीन और अमेरिका दोनों से बेहतर ताल्लुकात की शक्ल में होनी चाहिए। मलिक साहब, पॉइंट टेकन। ब्रिगेड साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त? ये क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी थी, और अगर गो के वज़ीर ख़ारजा मुल्क के मौजूद हैं, लेकिन खारजा पॉलिसी को बड़ा स्ट्रांगली खान साहब भी उस पर नज़र रखते हैं, उसका इजहार बरमला वो कर रहे हैं पाकिस्तान की अप्रोच और सोच का, चाहे वो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली सेशन के फोरम पर करते हैं, चाहे वो इस तरह इंटरव्यूज़ के ज़रिए करते हैं। कैसे देख रहे हैं इसे आप? जहाँ असलान ख़ास तौर पर इस बैकग्राउंड में आपको याद होगा पिछले दिनों एक खबर चली थी, कोई ट्वीट चला था कि जी हम किसी के हवाले से, एक मुल्क के हवाले से, कि हम वो मुल्क नहीं है जो एक कॉल के ऊपर दब जाएं, और उसको रेफ़र कर दिया गया था, और कि हम इनसे ताल्लुकात रख रहे हैं कि ये कॉल के ऊपर अपना स्टांस चेंज नहीं करते। तो इन हालात में और उसको पाकिस्तान की तरफ इशारा किया गया था। और अब जो इस खत्ते में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ख़ास तौर पे आपने सी पैक को नज़र में रखना है, और सी पैक के साथ साथ आपने अमेरिकन इनखला जो हो रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर से, उसको नज़र में रखना है, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान से डिमांड की जा रही है, की गई है बेसिस मांगने की, और जो उस पर इमरान खान साहब का HBO के इंटरव्यू में जवाब आया, उसको जहन में रखना है। और जो एक नैरेटिव पोर्ट्रे किया जा रहा है अमेरिकन की तरफ से इस वक्त, जो उसको इंटरव्यूअर ने भी सवाल किया था कि जी अफ़गानिस्तान में दाइश और ISIS आ जाएगी, तो इसलिए आप बेसिस दें ताकि हम उन पर बमबारी कर सकें। भाई अगर अफ़गानिस्तान में दाइश और ISIS आएगी तो अफ़गानिस्तान में कोई हुकूमत होगी ना, जब आप चले जाएंगे तो अमेरिकन फौजी तो नहीं होगा, तो ये अफ़गानिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी और उनको कंट्रोल करे। तो इन हालात में पाकिस्तान के और पाकिस्तान की चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं वो आपको पता है, JF-17 थंडर जिसको अब दुनिया की एयर फोर्सेस खरीद रही हैं, वो पाकिस्तान और चाइना के ताउन का नतीजा है। और उस ज़माने में आपके अमेरिका से भी ताल्लुक़ रायत रहे, आप दहशतगर्दी की जंग भी लड़ते रहे। अमेरिका ने आपको 4 किस्तें नहीं दी, कैरी लूगर बिल की डिसीट किया, धोखा दिया, हिपोक्रेसी की, चले गए। लेकिन आपने चाइना के साथ जो कंटिन्यूटी रखी उसमें आप सामने देख ले इतना। बिल्कुल सही ब्रिगेड साहब, पॉइंट आ गया आपका। मेरे पास वक्त महदूद है, ज़रा सिद्दीकी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लूँ। सिद्दीकी साहब, आप कैसे देख रहे हैं, और ये आप समझते हैं कि ये स्ट्रैटेजी है इतना इंटरव्यूज़ देना, अपीयर होना, कि आपकी बात अब ये पैगाम जैसे चीन को भी वाज़े पहुंचा, बाकी दुनिया को भी पहुंचा, पिछले इंटरव्यू से अमेरिका तक बात पहुंची, ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा आप समझते हैं? बिल्कुल अरसलान, ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, क्योंकि पहले अदवार में आपने देखा है कि बहुत कम इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरेक्शन होती थी। जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौर था तो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरेक्शन होती थी, और वो बड़े धड़ल्ले के साथ बात किया करती थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा गैप आया, क्योंकि अक्सर पर्चियों से तो इंटरव्यू नहीं दिए जा सकते, आपको बोल्ड होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के आपने देखा जिस तरह UNGA में उन्होंने तकरीर की थी, उसके बाद उन्होंने HBO को इंटरव्यू अभी दिया, अभी ये चाइनीज़ उनको दिए। तो बिल्कुल ये हमें तो अपना ऑपोजिशन कहती है पेड इंटरव्यू दिया उन्होंने। बेशक पेड इंटरव्यू दिया, आप अपने मैसेज तो आपने इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाया ना। अक्सर आप TV के ऊपर देखते हैं कि ये जिनकी कैंपेन चल रही होती है अपोजिशन वालों की, तो वहाँ पे पेड कंटेंट लिखा होता है, तो आप भी तो पेड कंटेंट देते हैं ना। तो ये तो अपनी पब्लिसिटी अगर करनी है, पाकिस्तान की पब्लिसिटी करनी है, पाकिस्तान का आपने मौक़िफ़ बयान करना है, और पाकिस्तान के चैनलों को इंटरव्यू दे के उर्दू में और पाकिस्तान में वो चीज़ घूमती रहेगी तो किसी को समझ नहीं आएगी। जब तक आप इंटरनेशनल फोरम पे नहीं जाएंगे और इंटरनेशनल मीडिया को या इंटरनेशनल फोरम पे जाके अपनी बात नहीं बताएंगे, जब तक दुनिया को पता नहीं चलेगा कि आप क्या है। क्योंकि हमारा एक सॉफ्ट इमेज भी है, एक हमारा दूसरा इमेज भी है, जो इंडिया नेगेटिविटी हमारी इतनी ज़्यादा प्रमोट करती है। आपने देखा कि पिछले दिनों जिस तरह डिसइंफो लैब का सारा मामला सामने आया, तो पाकिस्तान को तो इससे भी ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे दूसरे भी मिनिस्टर साहिबान और अपोजिशन लीडर्स को भी चाहिए कि वो सिर्फ अपने आपस की लड़ाइयाँ छोड़ें और पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है उसको आलमी सतह पर उजागर। राइटली सेड सर, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने की बात।